जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा था। तो महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य था गोवा। एक छोटा सा राज्य क्या था? एक गोवा था। तो गोवा के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा इतिहास है, उसके बारे में समझ लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है वो क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। ये जो है ये मतलब एस्चुरी पर स्थित है। अब एस्चुरी क्या होता है समझिए। मैंने आपको बताया था जब नदियाँ बहती हैं या समुद्र जो समुद्र है अपने साथ सिल्ट लाती है, गाद लाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गाद इकट्ठे होते 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 एक एस्चुरी का निर्माण कर लिया। जब वो जैसे मान लीजिए सिल्ट आया और वो सिल्ट किसी भी जगह गिर के पलट गया तो उसको एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी मतलब नाद। आपने वो देखा होगा जिसमें गाय या भैंसों को चारा खिलाया जाता है तो उसको नाद कहते हैं। बस उसको पलट दीजिए तो वही हो गया ये क्या? एस्चुरी। तो समुद्र के मतलब सिल्ट के द्वारा क्या बना? एस्चुरी बना। और एस्चुरी पे ही क्या स्थित है? गोवा स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी। देखिए गोवा जो है ये इसमें अधिकतर जैसे पुर्तगाली मतलब इस पे किसने शासन किया था? पुर्तगालियों ने शासन किया था। पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए थे। मतलब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और सबसे बाद में पुर्तगाली गए 1961 में। सोचिए आज़ादी के कितने साल बाद, मतलब 48 और 13 साल बाद वो भारत छोड़ के गए। सोचिए आज़ादी के 13 साल बाद आए। कब थे? सबसे पहले आए थे। मतलब जो ब्रिटिश थे उनसे भी पहले 1498 में। ब्रिटिश तो 1600 ईस्वी में आए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा जब आया था तो वो गुजराती एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था। उसके सहयोग से वो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। वहाँ के राजा उस टाइम राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। जब वास्को डी गामा जब वापस लौट रहे थे तो राजा जमोरिन ने उन्हें मसालों से भरा एक जहाज़ दिया और वास्को डी गामा ने उस जहाज़ के अलावा भी कुछ और मसाले खरीदे। मतलब मसालों से वो अपने साथ बहुत सारे मतलब जहाज़ों में भर भर के मसाले ले गया। उसने उस मसालों को यूरोप में बेचा। यूरोप में जो बेचा तो उसने उस मसालों को मतलब यूरोप में 60 से 64 गुना अधिक दाम पे बेचा था। सोचिए 60 से 64 गुना अधिक दाम पे। मतलब अगर आपने 10 रुपये किलो खरीदा तो उसको 640 रुपये किलो बेचा। 600 रुपये किलो बेचा। वास्को डी गामा बोला अरे यहाँ से तो सस्ता खरीद के हम माल बेच सकते हैं। तो उसने क्या, तब पुर्तगाल से सबसे पहली बार अल्फांसो डी अल्मीरा भारत में गवर्नर बन के आया था। कौन आया था? अल्फांसो डी अल्मीरा। लेकिन ये भारत के राज्य को संभाल ही नहीं सका। इसके बाद भारत में कौन आया? अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क जब आया तो ये भारत का मतलब पूर्ण रूप से एक भारत का पहला गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से, अल्बुकर्क। इसने क्या किया, जो वाजीपुर के राजा जो थे उनसे गोवा छीन लिया। और इन्होंने क्या किया, भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत की महिलाओं से शादी करना स्टार्ट कर दिया ताकि यहाँ पर मतलब इनका वंश आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से गोवा पर कौन आ गए? मतलब पुर्तगाली आए 1498 में। और कब वापस गए? 1961 में वापस गए। गोवा जो है ये पर्यटन स्थल है। गोवा जो है वो क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ पे जो शराब होती है या बियर होती है वो बहुत सस्ती मिलती है गोवा के अंदर। तो ये कैसा है? पर्यटन स्थल है। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है गोवा में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके बारे में। ये जो राज्य है ये है तेलंगाना। ये राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। भारत कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य। अब तो शायद 28वां हो गया क्योंकि कश्मीर जब मतलब स्टेट से अलग हुआ तो अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 2 भागों में टूट गया, केंद्र शासित बन गया। तेलंगाना क्या 2 जून 2014 को
क्या बना? भारत का 29वां राज्य बना। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है हैदराबाद। हैदराबाद, यहाँ पर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें। सिकंदराबाद जो है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो सिकंदराबाद क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। सिकंदराबाद के नीचे यहाँ पर है गोलकुंडा, गोलकुंडा, और यहाँ पर है वारंगल। क्या है? वारंगल। अब समझिए, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा। और यहाँ के राजा प्रताप रुद्र देव ने, यहाँ के कौन से राजा? प्रताप रुद्र देव ने यहाँ से, जो यहाँ गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा मिला, वो वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ले गए। प्रताप रुद्र देव से जो खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी जिसके शासक थे, उसका एक सेनापति था मलिक कफूर, उसने हमला कर दिया वारंगल पर। और अब मलिक कफूर को जान रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी को कैसे राजा रतन सिंह, पद्मावत, इन सब पे कैसे हमला करके, पद्मावत तो खुद इसने जौहर ले लिया था, राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया था। तो जो इसका सेनापति था मलिक कफूर, वो बड़ा मतलब निर्दयी आदमी था। किसी को भी कभी भी जब जहाँ हमला कर दिया, काट पीट दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक कफूर था, उसका बहुत बड़ा योगदान है खिलजी वंश को आगे बढ़ाने में। उसने हमला कर दिया, मलिक कफूर ने मारना काटना स्टार्ट किया। अब प्रताप रुद्र ने सोचा भाई हम आत्मसमर्पण कर देंगे, तो उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की और उसको कोहिनूर हीरा दिया। उसको क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया और कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ और ये जो हीरा है मैं आपको मैं आपको ये भेंट करता हूँ। तो ये जो हीरा है मैं आपको पेश करता हूँ, मतलब आपको देता हूँ एक तोहफे के रूप में। तो मालिक कफूर उसको ले लेता है। मालिक कफूर जो है वो एक हिजड़ा होता है, तो वो सोचता है मैं इस हीरे का क्या करूँगा, तो वो क्या करता है, उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, गोलकुंडा के खान से कहाँ गया? वारंगल। वारंगल से फिर किसके पास गया? खिलजी। वारंगल प्रताप रुद्र देव के पास से किसके गया? खिलजी वंश के पास गया। खिलजी वंश के बाद गया ये तुगलक वंश के पास। किसके पास गया? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद। तुगलक वंश के बाद गया ये सैयद वंश के पास। किसके पास? राजा रुद्र, वारंगल से खिलजी वंश, खिलजी से तुगलक, तुगलक के बाद गया सैयद वंश के पास। सैयद के पास गया ये लोदी वंश के पास। लोदी वंश के बाद आया ये मुगल शासकों के पास। मुगल शासकों में आया सबसे पहले बाबर के पास। बाबर के बाद ये गया हुमायूं के पास। हुमायूं के बाद गया ये अकबर के पास। अकबर के बाद गया ये जहांगीर के पास। जहांगीर के बाद गया ये शाहजहां के पास। शाहजहां के बाद गया ये औरंगजेब के पास। औरंगजेब के बाद ये बहादुर शाह के पास। अब बहादुर शाह के बाद गया ये जहादर शाह के पास। कहाँ पे गया? जहादर शाह के पास। और जहादर शाह के बाद गया ये फर्रुख सियर के पास। किसके पास? फर्रुख सियर के पास। फर्रुख सियर के बाद गया ये मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह के पास जब ये गया तो एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? ईरान के शासकों ने इस पर हमला कर दिया। ईरान के शासकों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब ये कौन ले गए हीरे को? ईरान शासक ले गए। कौन ले गए? ईरान शासक ले गए। ईरानियों से छीन लिया पश्तून शासकों ने। ईरान शासकों से छीन लिया पश्तून शासकों ने। पश्तून से छीन लिया सिख शासकों ने। किसने छीन लिया? सिख शासकों ने। और सिख से छीन लिया अंग्रेजों ने। तो अभी हीरा किसके पास है? कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास है। किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। देखिए कहाँ से? गोलकुंडा से मिला, वारंगल गया, वारंगल से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुख सियर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद ईरानी शासकों के पास, फिर पश्तून के पास, फिर सिख के पास। अब कहाँ है? अंग्रेजों के पास है।
अब कहाँ है? अंग्रेजों के पास। अब देखिए इस कोहिनूर हीरे की मतलब वैसा कोई खास बात नहीं है, अभी उससे भी ज़्यादा महंगे महंगे हीरे हमारे भारत में पड़े हुए हैं, लेकिन कोहिनूर हीरा के साथ क्या है? इतिहास जुड़ा हुआ है। कोहिनूर हीरा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इतिहास जुड़ा, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। अभी भारत जो पाकिस्तान है वो बोलता है कि ये हमारा है, क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे जो सिख शासक थे वो अधिकतर पाकिस्तान से, क्योंकि उस टाइम तो भारत पूरा एक था, हिंद था, पूरा हिंदुस्तान था, तो उस टाइम पे सिख जो थे, जो सिख शासक थे वो अधिकतर पाकिस्तान से थे, इसीलिए पाकिस्तान बोलता है कि वो हमारा है। लेकिन फिर उससे पूछा जाए कि ये पाकिस्तानी मतलब सिख के पास कहाँ है, तो पश्तून शासक, पश्तून के पास कहाँ से, तो ईरानियों के पास कहाँ से आया? तो अंतिम रूप से तो आया ये कहाँ से? वारंगल से। वारंगल कहाँ है? तो भारत में है। तो ये मूल रूप से किसका है? भारत का है, लेकिन अभी किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो ये हो गया आपका गोलकुंडा, ये हो गया वारंगल। तो तेलंगाना के बारे में अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपका है पुलकिट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील पे ही है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे क्या है? पुलिकट झील, और पुलिकट झील पे ही क्या है? श्रीहरिकोटा। इसरो का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो पुलिकट झील पे क्या है? श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में क्या है? इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये मतलब समुद्र पे ही इस तरह के स्टेशन बनाए जाते हैं। इसका रीजन समझिए क्या है। जब जो भी सैटेलाइट है उसको जब लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च होते वक्त हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या फिर उस लॉन्चिंग को रोकना पड़ जाए। तो उस लॉन्चिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं? उन्हें ऐसे ही मतलब बहुत बड़ी झील या समुद्र के बीच में बनाया जाता है, ताकि जब टेक्निकल फॉल्ट या उसको रोकने के लिए वापस अगर उसको किया जाए तो उसी समुद्र में गिरे या झील पर गिरे, जिससे कारण उपकरण कम से कम खराब हो और कोई ज़्यादा मतलब हानि ना हो। मतलब अगर मान लीजिए शहर के बीचों बीच रहा, कोई फॉल्ट आ गया, वो गिर गया, तो उससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो इसीलिए इस तरह के जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ बनाए जाते हैं? समुद्र के पास बनाए जाते हैं या झील के आसपास बनाए जाते हैं। और देखिए किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए या कोई भी चीज़, अगर आप में इतनी पावर है कि आप 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से कोई चीज़ फेंकते हैं मतलब आसमान की तरफ, तो वो जो चीज़ है वो कभी वापस नहीं आएगी पृथ्वी पर। वो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ के बाहर चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी और वो स्पेस के चक्कर लगाते रहेगी। मतलब वो किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी उपग्रह का या ग्रह का चक्कर लगाते रहेगी। आपने 11.2 किलोमीटर पर स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ यहाँ से ऊपर फेंकी तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। जो सैटेलाइट का जो लॉन्चिंग है वो इसी स्पीड पे काम करता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मतलब पृथ्वी को छोड़कर किसी भी ग्रह की तरफ या जो उपग्रह की तरफ जिसकी भी हमको जानकारी प्राप्त करना, जैसे अभी मंगल ग्रह के लिए सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो इस तरीके से वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर जाता है। अब समझिए यहाँ पर है तुतीकोरिन। यहाँ पर क्या है? ये सॉरी तुतीकोरिन नहीं, तिरुपति। यहाँ पर क्या है? तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। तिरुपति में प्रसिद्ध है वेंकटेश्वर मंदिर। मतलब ये लगाइए सबसे अधिक सोना अगर किसी मंदिर में है तो वो तिरुपति मंदिर, मतलब वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर सबसे अधिक सोना यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है क्या? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और सबसे कम गहरा बंदरगाह तुतीकोरिन। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तुतीकोरिन है। यहाँ पर है आपका राजमुंदरी। यहाँ पर क्या है? राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र क्या है? राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है।
राजमुंदरी हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ पर है कोलरू झील। क्या नाम है? कोलरू झील। यहाँ पर है कोलरू झील। कोलरू झील जो है वो है लेगून झील है। मैंने आपको लेगून झील के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। तो कोलरू झील कैसा है? लेगून झील है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे लेगून झील तो समुद्र के किनारे होता है। सही बात है, समुद्र के किनारे ही होता है, लेकिन क्या है, देखिए ये जो है, यहाँ से मैंने बताया था समुद्र जो अपने साथ सिल्ट लाती है। क्या लाती है? सिल्ट लाती है। तो यहाँ पे समुद्र क्या था? सिल्ट लाती गई और इतना सिल्ट जमा हो गया कि उस सिल्ट पर ही एक मतलब वहाँ पे शहर बस गया और इधर आपका एक झील रह गया। तो उसी झील को क्या नाम है? कोलरू झील। ये एक तरह से कैसा है? लेगून झील है। जैसे आप समझिए आपके घर के बगल में जैसे कोई प्लॉट खाली है, ठीक है, वो गड्ढा, अब उसमें क्या है, बहुत लोग कचरा फेंकते हैं, तो कचरा फेंकते एक दिन भर जाता है ना, बस वही उसी तरह से इसके साथ हुआ। यहाँ पे मतलब यहाँ लेगून झील का निर्माण हुआ और वो सिल्ट आते मतलब इतना जमा हो गया कि उस पर एक शहर बसा दिया गया। तो वो यहाँ पे कौन सी झील है? कोलरू झील है। यहाँ पर है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम डच्चों ने जो पहला कारखाना खोला था। देखिए, सबसे पहले जो मतलब अंग्रेज आए थे उसमें सबसे पहले कौन आए थे? जैसे पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, मतलब इंग्लैंड वाले आए, उसके बाद आए थे डच। तो डच जब आए थे तो उन्होंने 1605 ईस्वी में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं गोदावरी का मुहाना, और इस वाले हिस्से को कहते हैं कृष्णा का मुहाना। मुहाना का मतलब क्या होता है? मुहाना वो चीज़ है जहाँ पर आके नदियाँ गिरती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर आके नदियाँ गिरती हैं। तो ये हो गया गोदावरी का मुहाना, मतलब गोदावरी नदी यहाँ पे आके गिरती है, और ये हो गया कृष्णा का मुहाना। तो कृष्णा नदी यहाँ पर आके गिरती है, और इसका जो बीच का हिस्सा है, जो इन दोनों के मुहाने के बीच का हिस्सा है, इसको कहते हैं केजी बेसिन या रवा बेसिन। तो क्या कहते हैं? केजी बेसिन या रवा बेसिन। रवा बेसिन जो है वो गैस और पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। रवा बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? गैस और पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी ये वाला हिस्सा है। तो और ये जो हिस्सा है यहाँ पर है विजयवाड़ा। यहाँ पर क्या है? विजयवाड़ा। देखिए जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो अब तो राजधानी तो चाहिए। तो अब राजधानी के लिए क्या हुआ कि हैदराबाद को बोला गया कि हैदराबाद अधिकतम 10 साल तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगी। अधिकतर कितने साल तक? 10 साल तक। विजयवाड़ा के पास एक जगह है अमरावती। तो आने वाले समय में हैदराबाद की राजधानी क्या हो सकती है? अमरावती हो सकती है। हैदराबाद की राजधानी क्या हो सकती है? अमरावती हो सकती है। देखिए आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। क्योंकि ये देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो एक ही था। तो आज़ादी से जब आज़ाद हुआ तो हैदराबाद जो था वो भारत में मिलना ही नहीं चाहता था। वो कहता था नहीं, हम उसमें क्या नाम है, हम अपना एक अलग ही देश बनाना चाहते हैं। वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन आज़ादी के पास इसके पास कोई चारा नहीं रहा, या तो वो पाकिस्तान में चला जाए या फिर भारत में आ जाए। तो जो पाकिस्तानी थे वो मतलब हैदराबाद के जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान में जाना चाहता था। और इसके निज़ाम की जो सेना थी, उसको सेना जो है वो पाकिस्तान क्या करता था, म्यांमार के रास्ते मतलब इसको निज़ाम को क्या हथियार पहुंचाता था। ऑस्ट्रेलिया भी उस टाइम पर मतलब हथियार की सप्लाई करता था, म्यांमार सप्लाई करता था निज़ाम को। और निज़ाम क्या करते थे, वो हिंदू जो उसकी सेना थी, हिंदू जो महिला थी उनके साथ वो बलात्कार करते थे, हिंदुओं को काट देते थे इसके निज़ाम की सेना। तो अब ये मतलब जाना चाहता था पाकिस्तान में, लेकिन
अगर ये पाकिस्तान में चला जाता तो सोचिए, भारत के ये वाला हिस्सा हैदराबाद अगर वो पाकिस्तान में चला जाता तो ये एक नासूर की तरह एक रहता, मतलब ये भारत के बीच में रहकर और ये कहाँ रहता, पाकिस्तान के में मिला हुआ रहता। तो सरदार पटेल ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने अपनी एक सेना भेजी, सरदार पटेल जी ने, और उस सेना जो भेजी और उस सेना ने जो मतलब उसका एक अभियान चलाया गया, उस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो। और क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं था कि इन्हें ज़बरदस्ती भारत में मिलाया जाए, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान चले जाते तो बहुत बड़ा नासूर हो जाता ये भारत के सीने पर। तो सरदार पटेल ने सोचा कि अब तो ज़बरदस्ती इसको मिलाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक सेना भेजी जो ऑपरेशन पोलो के तहत सेना गई थी। और इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को मारना काटना स्टार्ट किया, डराना स्टार्ट किया कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा। और आखिरकार हैदराबाद को किसमें, भारत में मिला लिया गया। तो भाषाई आधार पे जो राज्य बना था वो क्या बना था, आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। अब मैप में जो है बस ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेट रह गए और केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। उसके बाद ये देखिए, ये मैप पढ़ने का तरीका है। अभी मैप में ये कुछ हुआ नहीं है तो आपने छोटी मोटी चीज़ जानी है, ये आप समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ किधर है। मतलब अगर मैं पूछूं तो कश्मीर किधर है तो आपको पता होगा। अगर मैं पूछूं कि 7 सिस्टर किधर है, किस तरफ है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, भारत के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो ये आपको धीरे धीरे क्या ज्ञान होगा। जब हम लोग नीचे कन्याकुमारी तक पहुँच जाएंगे तब आपको मैप का मोटा मोटी ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद हम मेन चीज़ पे आएंगे जो है दर्रे हैं, पर्वत हैं, NH हैं, जलप्रपात हैं, मिट्टी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब जब मैं उन चीज़ों को बताऊंगा तो आपको पता रहेगा कि कौन से राज्य में किस जगह है, क्योंकि अब आप मैप आपके सीधे सीधे दिमाग में जा रहा है। जो भी मेरे मैप के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है मैप, कितना इम्पोर्टेंट मैप है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।